अगर वो किसी के पास है तो तुम बता सकती हो मुझे। मैं तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी जिहान? जब मैंने रेस्टोरेंट में गुलदान तोड़कर फेंका था या जब मैंने तुम्हारे ऊपर जिंजर ब्रेड का टुकड़ा फेंका था? तेजी से बात पलटने की कोशिश में बिना सोचे समझे बोली थी। वो जो रवानी से कह रहा था, उसके लब ठहरे, आंखों में जरा सी बेयकीनी होती, मगर फिर वो उसी रवानी से बोला, जब तुमने मेरे ऊपर ठंडा स्लश फेंका था। वो सांस रोकी उन्हें ठहरी हुई पुतलियों से उसे देखे गई। चंद लम्हे सर्दी लगी के गिर सब कुछ रुक गया और फिर वो दोनों हंस दिए। देख लो, मुझे भी आता है लोगों से जवाब निकलवाना। अल्लाह उन लोगों पर रहम करे। वो गर्दन पीछे फेंके हंसती जा रही थी, सख्त गर्मी में जैसे कैलिस पे बाहर उतर आई थी। जब हंसी रुकी तो उससे मुस्कुराहट बामुश्किल दबाए जिहान को देखा। क्या तुम्हें याद है कि पहली दफा जिंदगी में तुमने केक कब खाया था? या पहली दफा तुम कब रोए थे? नहीं ना? किसी को भी ऐसी बातें याद नहीं होती, मुझे भी नहीं याद कि कब पहली दफा मैंने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम सुना था। वो दूर फैले मकई के तारीख खेतों को देखते हुए कह रही थी, याद है तो बस इतना कि तुम्हारा जिक्र मेरे साथ हमेशा से था, जैसे मेरा साया मेरे साथ है, या जैसे मेरी रूह। और तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? अया ने महसूस सी खामोश उसे देखा। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ओके, मैंने यकीन कर लिया। वो भी जिहान था और इतनी आसानी से वो नहीं कहने वाली थी। वो जो विंड चाइम मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, अभी घर रखा है। तुम पाकिस्तान आओगे तो तुम्हें दूंगी। मगर तुमने उस पे लिखा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल पढ़ा? वो शख्स जो सिर्फ इससे अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। मगर घर पर आने के लिए मोहब्बत ज़रूरी नहीं होती जिहान। मोहब्बत तो बाद में भी हो जाती है। वफा और कदरदानी ज़्यादा अहम होती है। फिर वो रुकी और बेसाख्ता उमड़ाती मुस्कुराहट रोक कर पास आए संजीदगी से बोली, तुमने कदरदानी निभाई, वो ऐसे कि तुम मेरी कदर करते हो और जानते हो कि सर्च लाइट लेकर भी ढूंढोगे तो मेरी जैसी बीवी नहीं मिलेगी। और मैंने वफा निभाई, सो तुम्हें नहीं छोड़ा। क्या हुआ जो तुम मेरे जितनी गुड लुकिंग नहीं हो? क्या हुआ जो तुम एक बुरे मुरव्वत बदलिहाज और बदतमीज इंसान हो, मगर हो तो मेरे शोहर ना? साथ ही उससे शाने उचकाए जिहा ने तायती अंदाज में सर हिलाया। चंद सादे कलीस की सरजमीन खामोश रही। दरख्त और उनके पत्ते होले होले सांस लेते रहे। फिर वो बोला, मेरा मसला ये था हया कि मैं हमेशा सोचता था कि इस रिश्ते को अपनाऊं या नहीं, मगर बहुत देर से मैं ये समझा हूँ कि ये रिश्ता तो हम बहुत पहले अपना चुके। बात करने या ना करने की हद से आगे निकल चुकी है। अपने बहाने का फेस है। बस समझने में देर हुई, मगर मैं समझ गया हूँ। हया के नंगे पैरों पे कुछ रेंगा था। उसे जल्दी से पाँव उछाड़ा। कोई कीड़ा था शायद, मगर माहौल का तिलिस्म टूट गया। जिहान ने घड़ी देखी, पौने 2 होने को थे। अब मुझे जाना है। और हया को लगा उसका दिल जोर से समंदर में धकेल दिया गया है। ये दर्द इतना शदीद था कि उसे जिस्मानी लिहाज से भी महसूस हुआ था। वो दरख्त की टेक छोड़कर उसकी तरफ मुड़ी। जिहान प्लीज मत जाओ, आंखों में शराब लिए हुए इल्तिजा करने लगी थी। हया नहीं, ऐसे मत करो प्लीज, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, तुम मत जाओ। हया, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ये ऊपर सितारा जो है ना, उससे आसमान की तरफ इशारा किया, मगर हया ने ऊपर नहीं देखा। वो उसी मुस्तरब अंदाज में जिहान को देख रही थी। ये सितारा अपने दाएं जानिब रखकर मैं चलता रहूंगा और लेह पहुंच जाऊंगा। ये बहुत सिंपल है हया। जिहान प्लीज ना जाओ। देखो सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या पता वो जानते हो, वो पहले से तैयार बैठे हो। फिर वो कैसे जान सकते हैं जब मैंने या तुमने उनको बताया नहीं तो? मगर यहाँ बारूदी सुरंगें हैं। वो मसला नहीं है। मसला सिर्फ कमांडर होता है, और कमांडर शिया है, यानी कोई मसला नहीं है। शिया? उससे हैरत से जिहान को देखा। ये फिरका वारियत कहाँ से आ गई? देखो, शाम के सदर बशार उल असद शिया हैं और पापा सुन्नी हैं। किसके पापा? अच्छा, तैयब अर्दगान। अल्लाह ऐसी अक्लमंद बीवी हर एक को दे। देखो, तैयब अर्दगान सुन्नी है, सो जब बॉर्डर का कमांडर सुन्नी होता है तो आप शाम से तुर्की में दाखिल हो सकते हैं। सिक्योरिटी नरम होती है, मगर तुर्की से शाम जाने में मसला होता है। लेकिन जब कमांडर शिया होता है तो वो आपको शाम जाने देगा। मुझे समझ नहीं आई। मतलब ये कि अगर शाम से तुर्की जाना है तो तब जाओ जब सुन्नी कमांडर हो, और जब तुर्की से शाम जाना हो तो शिया कमांडर के वक्त जाओ। मैं इसीलिए इतने दिन ठहरा रहा क्योंकि कमांडर बदलना था। 4 रोज पहले नया कमांडर आया है। दुनिया के हर बॉर्डर पर कमांडर की तब्दीली के घंटे भर में ही उसका नाम वगैरह स्मगलर्स और जासूसों में फैल जाता है।
ये वाहिद बॉर्डर है जहाँ पहले बात यही फैलती है कि वो सुन्नी है या शिया। ये फिरका वारियत नहीं है, ये तो बस स्ट्रेटेजिक सियासत है। वो उसी तरह फिक्रमंद और परेशान से उसे देखती रही। मैं अगले हफ्ते मंगल के दिन पाकिस्तान आ जाऊंगा, मेरा यकीन करो। हया ने इस बात में सर हिलाया। वो उसको रोकना चाहती थी मगर अब ये उसके हाथ से बाहर था। अभी याद करो आशियाना में मेरा वादा कि हर प्लान में डिसाइड करूंगा, याद है? उससे गर्दन हिलाई। आंसू गले में फंदा डाल रहे थे। अब मुझसे कुछ वादे करने होंगे तुम्हें। वो बहुत गौर से उसे देखता कतियत से कह रहा था, मेरे जाने के बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। जो पीछे मुड़कर देखते हैं वो पत्थर की हो जाते हैं। हया ने फिर इस बात में गर्दन को जंबिश दी। उसकी आंखें भीग रही थीं। और मेरे जाने के बाद पूरे 5 मिनट बाद तुम यहाँ से उठोगी और मुड़े बगैर वापस गाड़ी तक जाओगी, क्लियर? हाँ ठीक। उसकी आवाज़ रोंदी हुई सी निकली। और तीसरी बात, दरख्त के उस पार यानी सरहद की तरफ तुम नहीं जाओगी, बल्कि वापस गाड़ी की जानिब जाओगी। हया, कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, तुम उस जगह से आगे नहीं जाओगी। जिहान उससे कुछ कहना चाहा मगर जिहान ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने कपल कतोकिया से यहाँ तक तुम्हारी सब बातें मानी। अब मेरी ये 3 बातें तुम मानोगी। तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगी, भले तुम कुछ भी देखो या सुनो। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, जो भी हो, तुम वापस गाड़ी तक जाओगी, बस। उसकी आंखें चिलमिलाने लगी थीं। वह मुश्किल हो कह पाई, ठीक, मगर एक बात मानो मेरी। क्या? वो जो तुम्हारा नकली दान, साइनाइड, वो तुम मुझे दे दो। मैं उसे यहीं फेंक दूंगी। मगर मैं इस ख्याल के साथ नहीं रह सकती कि तुम अपने मुंह में जहर। प्लीज जिहान। साथ ही उससे बदमुट्ठी खोली। रूमाल भी खुलता चला गया। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। जिहान ने चेहरा जरा दूसरी समेट दिया और उंगली से दांत से कुछ निकाला। हया ने आंखें बंद कर ली। उससे कोई नोकदार चीज रूमाल पे रखी और रूमाल बंद किया। हया ने आंखें खोली और फिर मुट्ठी भींच ली। गोल मोटी नोकदार चीज वो महसूस कर सकती थी। चंद लम्हे वो यूं ही उसे देखता रहा। रात गुजरती रही। तुम्हें पता है हया, तुम इन जन्नत के पत्तों में बहुत अच्छी लगती हो। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। तुम भी मेजर अहमद। मैं? उसके चेहरे पे उलझन उभरी। हाँ, तुमने कहा था कि जन्नत के पत्ते हर वो चीज़ होते हैं जो इंसान रुसवा होने के बाद खुद को ढांकने और दोबारा इज्जत हासिल करने के लिए उड़ता है। तो फिर अपनी फैमिली पे लगा दाग धोने के लिए जो यूनिफॉर्म तुमने पहना, जो कैप तुमने ली, वो सब भी तो जन्नत के पत्तों में ही आता है ना? वो हल्के से मुस्कुराया, फिर घड़ी देखी और खड़ा हो गया। अया ने उसके जूतों को देखा। उसके जूतों का रुख, उनका रुख। मंगल को आऊंगा मैं, जरूर। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। मैंने कहा था किस्मत हरा सकती है, मगर मैं गलत था। किस्मत इंसान को मार तो सकती है मगर हरा नहीं सकती। और फिर वो दरख्त के पीछे चला गया। मुड़कर भी न दिख सकी। उससे वादा किया था सो वहीं चिपकी बैठी रही। अपने दिल की धड़कन, अपने हाथों की लर्जिश, सब महसूस हो रहा था उसे। एक हाथ में पोटली के अंदर मोती की गोलाई और नकली दांत की चुभन, और दूसरे में वो चौकी। उसका दूसरा हाथ खाली था। अल्लाह अल्लाह। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। नीचे की टूटी ऐनक वो भी उसके हाथ में थी। और फिर वो पैर से कीड़ा झाड़ने लगी। तब वो कहाँ गई? उसे बदहवासी से हाथ अंधेरी जमीन पे इधर उधर मारो। नुकीले छोटे पत्थर, घास के सूखे दिन के, मट्टी, ऐनक कहीं ना थी। नहीं, प्लीज नहीं। वो डीजे की ऐनक नहीं खोना चाहती थी। वो एक दफ़ा फिर से डीजे को नहीं खोना चाहती थी। उससे अंधों की तरह रुमाल वाली बंद मुट्ठी और दूसरे खुले हाथ से मट्टी को टटोला। कुछ भी नहीं था। रुमाल पर्स में रखने की गर्ज से उससे पर्स खोला और फिर बस एक नज़र देखने के लिए पोटली खोली। अंदर से मोती के साथ एक नन्ही सी चीज़ पड़ी थी। एक सुरमई रंग का छोटा सा कंकर। जिहान। बेयकीनी से उसके लब खुल गए। प्रोफेशनलिज्म असूल, उसे उन पे कोई समझौता ना था। उसका दिल रखने के लिए उससे हया को तासुर दिया कि वो दांत निकाल रहा है, मगर अपने फरार का वाहिद रास्ता उसे अपने पास ही रखा था। उसे नीचे पड़े उस जैसे हजारों कंकरों में से एक उठाकर रुमाल पे रख दिया था। जिहान। बहुत तकलीफ से उससे मुड़कर दरख्त की ओर से उस पार देखा। पहला वादा छन से टूटा। दूर सरहदी बॉर्डर तारीकी में डूबी थी। इतनी तारीकी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। उसी पर बिजली जोर की चमकी। पल भर को सब रोशन हुआ और तब उसे दिखाई दिया एक येवला जो टेढ़ी चाल चलता सरहद की तरफ बढ़ रहा था। 5 मिनट कब के गुजर चुके थे। दूसरा वादा
बादलों की गर्ज में तकलील हो गया था। वो दम साधे बिजली चमकने का इंतजार करती अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उधर देख रही थी, मगर अब उससे वो हेवला खो दिया था। गुजरते वक्त का एहसास करके उठी और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए। साथ ही वो झुके हुए जमीन पे हाथ मारकर ऐनक ढूंढ रही थी। दफातन करीब ही उसका हाथ किसी सख्त शय से टकराया। स्ट्रैप, लकड़ी। उससे वो चीज उठाई, टूटी सूख जूठी। अब ऐनक और दूसरा जूता ढूंढना बेकार था। वो सीधी खड़ी हुई ताकि वापस जा सके। अब उसे पीछे नहीं देखना था। अपने पर्स को पकड़ा ही था कि दूसरे जूते निकाले ही एकदम कहीं से सूरज निकल आया। रोशनी, आंखें चुंधे आती रोशनी। वो तेजी से वापस बैठी। वो तेजी से वापस बैठी। काली रात रोशन हो गई थी। जल्दी बुझती रोशनी उसे हरासा निगाहों से पलट कर देखा। सरहद पे रोशनी के रोंस फायर किए जा रहे थे। अंधेरे में हर तरफ रोशनी बिखरती, मध्यम होती, फिर बिखरती। सरहदी बॉर्डर पे हेवले से भागते दिखाई दे रहे थे। उसे जमीन पे पड़े एक बड़े पत्थर को खाली हाथ से सख्ती से थाम लिया। दिल धक धक कर रहा था। रोशनी, फायरिंग, गोलियां, स्पीकर्स पे आवाजें। वो बिना आवाज के लब हिलाते हुए चिल्लाए, जिहान वापिस आ जाओ। आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे थे। जिस्म कपकपा रहा था। रोशनी फवारों की सूरत बार बार फूट रही थी। उसका दिल चाहा वो भागती हुई सरहद पे चली जाए, मगर वो तीसरा वादा वो पैरों की जंजीर बन गया। वो हर दफ़ा उसे छोड़कर, जगह छोड़कर चली आती थी। पहली दफ़ा वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर जेहान के वो अल्फाज उसे वापस भेज रहे थे। हया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। और फिर एकदम जोर से धमाका हुआ। पत्थर को पकड़े कटड़ी की सूरत बैठी। हया के बहते आंसू रुक गए। उसे साकित निगाहों से सरहद की जानिब से आते धुएं को देखा। रोशनी, चीखों पुकार, सायरन, बारूद की खुशबू। और फिर धुएं के बादल हर तरफ छाते गए। सरहद छुप गई और धुंधली दीवार एक दफा फिर उन दोनों के दरमियान छा गई। क्या हुआ था, क्या पटा था, उसे नहीं मालूम था। वो मुर्दा कदमों से खड़ी हुई। एक हाथ से पर्स और टूटा जूता लटक रहा था। दूसरा हाथ पहलू में खाली गिरा था। खाली हाथ, खाली दामन। उसे दो वादे तोड़कर अब तीसरा निभाना था। उसे वापस जाना था। बादल गरजदार आवाज के साथ एकदम बरसने लगे। मोटी मोटी बूंदें टप टप गिरने लगी। तुर्की की पहली बारिश में भी वो नंगे पैर टूटे जूते के साथ चल रही थी। आखिरी बारिश में भी वो नंगे पैर थी। मम्मी जौहर तक गई हैं। मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, जिहान। वो नंगे पांव खुदरी जमीन पे चल रही थी। कांटे चुभकर तलों को जख्मी कर रहे थे, मगर वो सामने दिख रही थी। बल्कि वो तो शायद कुछ भी नहीं दिख रही थी। जूते को क्या हुआ है? इतनी सर्दी में नंगे पाँव बैठी हूँ। लाओ दिखाओ जूता। तड़ातड़ गिरते कतरे उसे भिगो रहे थे। बादलों ने सारा बोझ उतार कर जमीन और जमीन वालों को बोझल कर दिया था। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी कौन सुनता है इस घर में। 2 दिन न हो तो सारा निज़ाम उलट जाता है। उसके पैरों से खून निकल रहा था। जिस्म में जान न रही थी। लगता था अभी लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी, और अगर गिरी तो उठ न सकेगी। इंसान वही चीज़ मांगता है जिसकी उसको कमी लगती है। सो मैं हमेशा जिंदगी मांगता हूँ। उसके हाथ में सिर्फ एक अपना जूता था। दूसरा वहीं जैतून के दरख्त के आसपास रह गया था। जब आधी रात के बाद हकीकत अपना निकाब उतार कर फेंकती है, तो हर सिंड्रेला को एक जूता उसी मुकाम पे छोड़कर वापस होना होता है। उसे भी जाना था। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ़ है। किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। वो बारिश के कतरे थे या आंसू जो उसके चेहरे को भिगो चुके थे। दफातन उसका पैर रपटा। वो ऊंधे मुंह जमीन पर गिरी। हथेलियां छिल गईं। चेहरे पे मिट्टी लग गई। बरसी बारिश से रात। बाज़ दफ़ा किस्मत हरा दिया करती है हया। डीजे की डेथ हो गई है। वो उठना चाहती थी, उठ न सकी। वहीं झुकी बैठी सिसकियों के साथ रोती गई। कीचड़, बारिश, आंसू सब कटमट हो रहा था। फुरकान मामू की फैमिली से डर लगता है, क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही करते हैं। बामुश्किल हथेली के बल जोर लगाकर वो उठ पाई। पैर लहूलुहान हो चुके थे। वो लड़खड़ाती हुई मूसलाधार बारिश में फिर से चलने लगी। मैंने कहा था ना, जिंदगी में कोई जन्नत के पत्ते ला कर दे तो उन्हें थाम लीजिएगा। वो आपको रुसवा नहीं होने देंगे। कार सामने थी। उसके दरवाजे को पकड़े पकड़े सहारा लिए खुद को संभालना चाहा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन सामने करते हैं तो उसे उल्टा नहीं पकड़ते। स्टीयरिंग व्हील थामे उसे धुंधली आंखों से शीशे के पार देखा। हर सू धुंध थी। धुंध जो उनकी जिंदगी से छुटी ही नहीं थी। अगर जादूगर अपनी ट्रिक के फौरन बाद ही राज बता दे तो क्या फ़ायदा?
हर शय स्लो मोशन में हो रही थी। सारी आवाज़ें बंद थीं, बस हरकत दिखाई दे रही थी। उससे खुद को मरियम खानम के दरवाजे पे देखा। बारिश उसी तरह बरस रही थी और उसकी समात बंद हो चुकी थी। अच्छा, तुमने पाशावे के ऊपर कॉफ़ी उलटी थी? गुड, वेरी गुड। खानम उसको सहारा दिए बिस्तर पर लिटा रही थी। उससे गिर सारी दुनिया गोल गोल घूम रही थी। अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते हया। होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखो। वो बिस्तर पे लेटी थी, आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे। पैनिटी की तरफ बैठी मरियम खानम उसके पैरों पे दोहा लगा रही थी। उसे दर्द नहीं हो रहा था, सारी हसियात खत्म हो गई थी। बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा। जो करना है अकेले करो और खुद करो, क्योंकि तुम कर सकती हो। वो अपना ट्रॉली बैग घसीटते रेलवे स्टेशन पे जा रही थी। दोनों पैर पट्टियों में बंधे थे। कदम उठाती कहीं और थी, पड़ता कहीं और था। लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं जो बार बार जाने का पूछते हैं। दिल करता है मासन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। ट्रेन तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। वो खिड़की की तरफ बैठी, भीगी सुर्ख आंखों से बाहर भागते मनाजिर देख रही थी। सतून के दरख्त पीछे रह गए थे, शीशे धुंधला गए थे, या उसकी आंखों में धुंध थी। अब तो सारे फर्क खत्म हो गए थे। मेरा नाम जिहान सिकंदर है, मेजर जिहान सिकंदर। सुभांशी का सबसा सार भी उसी कौर में डूबा था। हर सुधुन थी, कोई आवाज़ कोई शोर नहीं। उससे खुद को एक फैकल्टी अपार्टमेंट का दरवाज़ा बजाते देखा था। श्श, चीखना नहीं, वरना आवाज बाहर जाएगी और ये सारी फैमिली भागती हुई आ जाएगी। अंदर से निकलती फरीबा माइल लड़की ने उसे देखकर परेशानी से उसकी जानी पड़ी। वो क्या कह रही थी, आया सुन नहीं पा रही थी। बस अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आधी सुनाई थी। मेरा सामान पैक करवा दे अंजुम बाजी। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था मैं कपादोकिया में हूँ? आली उसके बैग की जिप बंद करते हुए कुछ कह रही थी। अंजुम बाजी उसके जूते रख रही थी। वो बस साकी सी सोफे पे बैठी, सर झुकाए बेआवाज सो रही थी। थोड़ी सी कॉटन ला दो फार्मेसी से, कान में डालनी है। अपने ट्रॉली बैग को हैंडल से घसीटती वो तुर्क हवा लानी एयरपोर्ट के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। बेजान कदम, बेसोच निगाहें। पता है हया, तुम कब अच्छी लगती हो? जब तुम खामोश रहती हो। वो शनासा सा लड़का तेजी से उसकी तरफ आया था। उसको पहचानती थी और उसको समझ नहीं पा रही थी। वो बोल रहा था कुछ। अब्दुलरहमान भाई ने कहा था कि आपसे मिल लूं, कहीं आपको कुछ मदद की ज़रूरत ना हो। आप बाहरी कुल को लेकर चली गई, मैं बहुत परेशान था। ये मम्मी ने भिजवाए हैं आपके लिए। वो कोई पैकेट उसकी तरफ बढ़ा रहा था। मेरी लुगत में 2 बजे का मतलब है 1:55। ऑफिसर उसको लैपटॉप हैंड कैरी में उठाने का कह रहा था। उसे खाली खाली निगाहों से उसे देख रहे थे। लैपटॉप बैग उठा लिया। अब किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे कुछ भी हो जाए, मर जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, जो भी हो, तुम वापस गाड़ी तक जाओगी बस। जहाज की खिड़की से नीचे बहुत दूर फॉस्फोरस का समंदर नजर आ रहा था। नीली चादर, सफ़ेद झाग और उन सब पे छाती धुंध। फिर भी उससे आंसू नहीं पूछे। वो तुर्की से हमेशा रोते हुए जाती थी। उसे इस दफ़ा भी रोते हुए जाना था, मगर कौन जाने कि इस दफ़ा का गम सबसे बड़ा था। वो आंखों पे बांसुर रखे ले रही थी। दफातन दरवाजे पे दस्तक हुई। उससे आंखों से बांसुर नहीं हटाया, उसी तरह लेटी रही। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर चलते कदम। आने वाले ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे हटाए। उसे बंद आंखों से भी सूरज की रोशनी छनकर खुद पर पड़ती महसूस हुई थी। हया, उठ जाओ बेटा, तबीयत कैसी है? उसे सबीन पुप्पो की आवाज़ सुनी और फिर बेड की पानी थी के पास दबाव महसूस हुआ, जैसे वो उधर बैठ गई थी। बुखार उतरा तुम्हारा? उन्होंने झुककर उसके माथे को छुआ। हया ने बासों आंखों से हटाया और खाली खाली निगाहों से उनको देखा। शानों पे दुपट्टा लिए बाल कैचर में बांधे वो वैसी ही थी, पुरसुकून, सावे, ठंडी। मैं ठीक हूँ। वो खोने के बल जरा सी उठी। नकाहत, कसर मुर्दगी, जैसे जिस्म में जान ही ना थी। और ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? नताशा कह रही थी कि अभी बैंडेज लाती है। ये बैंडेज तो बिल्कुल खराब हो गया है। उन्होंने होले से उसके पैर के अंगूठे को छूकर कहा, जिस पे लगी पट्टी अब पुरानी और खस्ता हो चुकी थी। हया तकिए के सहारे बैठी उसी तरफ देखती रही। जी हाँ, तुम्हारे साथ था? उन्होंने नरमी से पूछा। जब से वो आई थी इतनी बीमार हो गई थी कि ऊपर से बाकायदा बात अब हो पा रही थी। उससे गर्दन को अस्वाद में जब बजती, गले में आंसू का फंदा सा पड़ने लगा था। फिर, और इस फिर के आगे सारे जवाब खत्म हो जाते थे। उसकी आंखें टूट टूट आ गई। मैं नहीं जानती फुप्पो, हम साथ थे। वो कहने लगी तो आवाज़ बहुत बोझल थी। उस रात आसमान पे बादल थे
और चाँद नहीं था, तारे भी नहीं थे। वो आगे जा रहा था। मैंने उसे रोकना चाहा, मना भी किया, मगर उससे उससे मेरी नहीं मानी। वो चला गया और फिर वो रुकी और पलक झपकी तो आँसू रुखसार पे लुढ़कने लगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मगर वो वापस नहीं आया। कमरे में चंद लम्हे के लिए बोझल सी खामोशी रही। पप्पू के चेहरे पे वही सुकून, वही ठहराव था। क्या उसे उसी वक्त वापस आना था? नहीं, उससे कहा था कि आने वाले मंगल को वो आ जाएगा। तो अभी मंगल में कुछ दिन है ना, वो आ जाएगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? आया ने नफ़ी में सर हिलाया। वो नहीं आएगा, वो मुश्किल में है। मैं नहीं जानती कि वो ठीक भी है या नहीं, मगर वो मुश्किल में है। शायद ज़ख्मी हो, शायद गिरफ्तार हो, और शायद इससे आगे फिक्रा टूट गया, दिल भी साथ ही टूट गया। अगर उससे कहा था आएगा तो वो ज़रूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने जैसे तलाशा देते हुए उसके हाथ की पुष्ट को दबका। वो उन्हीं भीगी निगाहों से उनका पुरसुकून चेहरा देखती रही। मैं समझती थी कि आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है पुप्पो। आप सब्र से इंतज़ार करने वाली औरत हैं, और मैं चीज़ें अपने हाथ में लेकर जिहान के साथ चलने वाली औरत हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि तकलीफ़ हम दोनों के हिस्से में बराबर आएगी। आप ज़ाहिर नहीं करती और मैं छुपा नहीं सकती। बस यही फ़र्क है। बेयकीन ना हो बेटा, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अच्छा ही होगा। उन्होंने नरमी से उसका हाथ दबाते हुए कहा। वो सर भी नहीं हिला सकी। अजीब बेयकीनी से बेयकीनी थी। दरवाज़ा ज़रा सी दस्तक से खुला। पुप्पो और हया ने एक साथ उस समय देखा। नताशा दरवाजे में खड़ी थी। हया बादिक्कत फीका सा मुस्कुराई और आंसू हथेली की पुश पर साफ किए। हया, क्या तुम उठ गई हो? मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लाई थी, वो खराब हो चुका है, उसे उतार देते हैं। नताशा रसान से अंग्रेजी में कहती हुई अंदर आई। वो छोटा सा बॉक्स बेड पे हया के पैरों के पास रखा। पुप्पो उसको जगह देने के लिए उठ गई तो वो वहीं पुप्पो की जगह पे बैठ गई। हुआ क्या था तुम्हें? इतने जख्म कैसे आए? वो हया की एड़ी से बैंडेज उतारते हुए बोली थी। लहजा न ज़्यादा मुतफक्किर था, न ज़्यादा सर्द। पता नहीं वो उससे अच्छी लगती थी या बुरी। वैसे तो बेसर सी ही थी, अलबत्ता उसका लिबास, अल्लाह अल्लाह। इस सारी परेशानी में भी हया के जहन में आया था कि ये इस तरह स्लीवलेस टॉप और कैप्री में घर में घूमती होगी और रोहीली अब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हुआ था हया पैर पे? नताशा ने दवा लगाते हुए दोबारा पूछा। हया चौंकी। कांच, पत्थर, ज़मीन पे बहुत कुछ गिरा था और मैं उन्हीं के ऊपर चलती रही। बहुत बदएहतियाती है ये वैसे। ओके, मैं इसे बैंडेज कर रही हूँ, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा गहरे नहीं हैं। वो अब मसरूफ़ अंदाज में कहती उसकी पट्टी बांध रही थी। दफातन आसमानों पे आसान की आवाज़ गूंजने लगी। फुप्पो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उससे उन्हें नहीं रोका। उसके पास उन्हें रोकने के लिए कोई जवाब ना था। लाउंज से बातों का शोर कमरे तक सुनाई दे रहा था। सना और सैरिश अपनी अम्मी के साथ आई थी और हस्बे मामूल उनकी आमद पे रम और सोनिया भी चली आई थी। वो अभी तक कमरे में ही थी, उनसे नहीं मिली थी। अम्मा दरवाजे पे 2 दफ़ा आकर बाहर आने का कह चुकी थी। अब तो बुखार भी उतर गया है, बाहर आ जाओ। वो कब से आई हुई है, अच्छा नहीं लगता। और फिर भी वो कुछ कहे बिना बैठी रही। दिल ही नहीं जा रहा था किसी से मिलने को। फिर काफ़ी देर बाद उठी और अपना बैग खोला ताकि कोई जोड़ा निकाले। अभी पहना लिबास मिलकजा सा हो रहा था। ग्रे शलवार कमीज और साथ में पता नहीं किस जोड़े का गुलाबी दुपट्टा पहने, बहुत बिखरे बिखरे से होलिये में वो बीमार सी लग रही थी। बैग खोल के ढक्कन उठाया तो सामने कपड़ों पर गिफ्ट बैग में मलफूफ एक पैकेट रखा था। उससे पैकेट उठाया। कुछ मदम मदम सा याद था कि सफ़ी ने चाहते हुए ये उसके हवाले किया था। शायद हलीमा आंटी ने दिया था। उससे रात पर पड़ा। अंदर बहुत खूबसूरत सफ़ेद अनसिली सिल्क का कपड़ा था। साथ में एक छोटा सा कार्ड भी लगाया हुआ था। उससे कार्ड उठाया। हया के लिए बहुत दुआओं के साथ। तुम हमेशा पूछना चाहती थी कि तुम्हारे साथ फ्लाइट में उस्मान ने सामने बैठी तुर्क औरत से क्या कहा था ताकि वो तुमसे ज़्यादा फ्रैंक ना हो सके। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। उन्होंने उससे कहा था कि हमने ऐसी डिश का ऑर्डर दिया है जिसमें इंडियन स्टाइल की तली हुई प्याज भी शामिल है। और बात यह है हया कि तुर्क औरतों को तली हुई प्याज की खुशबू से सख्त एलर्जी है। लेकिन ऑफ कोर्स वो सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाह रहे थे कि कहीं किसी अजनबी से बेतकल्फ़ी से तुम्हें नुकसान ना हो। हम अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। वक्त, हलीमा और उस्मान। उसके चेहरे पे अफसरदा सी मुस्कुराहट उमड़ आई। कुछ बातें अधूरी भी रह जाएं तब भी उनकी तशनगी नहीं होती। जैसे डीजे गुड मॉर्निंग डीजे कहने वाला लड़का उसे नहीं मिला था। वो कौन था?
वो कभी नहीं जान पाएगी। और कौन जाने कि उसको खुद भी पता था या नहीं कि डीजे इस दुनिया से चली गई है। कौन जाने। उससे बैग से कपड़े इधर उधर किए, आगे पीछे हर जगह देखा, फिर दूसरा बैग खोला। उसका विंड चाइम कहीं नहीं था। पता नहीं वो उससे कहाँ भूल आई थी। दिल इतना खराब हुआ इस बात से कि वो लिबास बदले बगैर बाल कैचर में बांधे ही बाहर आ गई। मतलब हद हो गई। एकदम से हमें इतनी सुना दी रज़ा भाई ने। हमारा क्या कसूर? और वो फ़ाइज़ा वगैरह, उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। सना लाउंज के सोफे पे बैठी ज़ोरों शोरों हल्की से कह रही थी। हया को आते देखा तो बात रोक कर जल्दी से उठी। हाय आपा, किधर हैं आप? सब कह रहे थे कि आप आते साथ ही बीमार पड़ गई हैं। वो बड़े तपाक से उसके गले लगी। हया ज़बरदस्ती जरा सा मुस्कुराई। सोनिया भी अच्छे से मिली। बाकी सैरिश और इरम तो अपने अपने मूड में थी, मगर उसे कहाँ परवाह थी। नताशा अपने मसरूफ़ अंदाज से बेनियाज सी सोफे पे बैठी मैगज़ीन के वर्क पलट रही थी। तो फिर क्या तुमने फ़ायज़ा से शिकायत की? वो सब बैठ गईं तो सोनिया भाभी ने सना को तफक्कुर से देखते हुए सिलसिला कलाम वहीं से छोड़ा। लाउंज की बस मेज़ पे शीशे के प्याले में स्ट्रॉबेरीज भरी थी, दरमियान से कटी हुई सुर्ख रसीली स्ट्रॉबेरीज। सैरिश बात सुनते सुनते एक एक पल करके खा रही थी। हाँ, आज जाकर फ़ोन करती हूँ फ़ायज़ा बाजी को, हद है। फिर हया को देखकर सना वसाहत करने लगी। फ़ायज़ा बाजी ने पता है क्या किया? क्या? हया ने उसी के अंदाज से दोहराया। उसे कोई दिलचस्पी ना थी। फ़ायज़ा अरसल की बहन थी और अरसल वो था जिसके वलीमे की रात ताया अब्बा ने उसकी बेइज्जती की थी। फ़ायज़ा बाजी ने अरसल भाई के वलीमे की तस्वीरें फ़ेसबुक पे लगा दी। चलो अपनी लगा दी है थी, मगर हमारी टेबल की भी 3 तस्वीरें एल्बम में लगा दी और प्राइवेसी पब्लिक रख दी। रज़ा भाई ने देखा और फिर हमें ही सुनाने लगे। अब फ़ायज़ा बाजी से पूछो कहाँ के एथिक्स है ये कि किसी और की तस्वीरें यूँ लगा दो। वो बस खामोशी से सना को देखती रही। उसका सहन कलीज की सरहद से आगे नहीं बढ़ा था। आपकी तस्वीर भी थी, सना ने याद करके बताया। इस पे वो जरा सी चूंकी। मगर आपकी तो है, आपने तो लपेट कर दुपट्टा लिया हुआ था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है। मगर मेरी तो अच्छी खासी क्लास से ली भाई ने। वो सख्त रंजीदा थी। कालवन उनके घर आते हुए ही रसा से उसका टाकरा हुआ था। हाँ, हया का दुपट्टा ना हुआ, सलमानी जगह हुआ। इरम जरा सी हंसी। हया ने निगाह फेर कर उसे देखा। वो हाथ में पकड़ी शीशे की प्लेट पे रखी स्ट्रॉबेरीज को कांटे में फंसा रही थी। फिर कांटा मुंह में ले जाते हुए उससे हया को देखा। हया की निगाहों में कुछ था कि इरम बेख्तियार दूसरी तरफ देखने लगी। एक तो पता नहीं हमारे भाइयों को अपने दोस्तों का इतना खौफ क्यों होता है। ऐसे हम सारे ज़माने में बगैर दुपट्टे के घूमते रहें तब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर भाई की यूनिवर्सिटी के सामने कार भी गुजरे तो बस हाथ अंदर करो, सर पे दुपट्टा लो। मेरा कोई दोस्त गुजरा हो तो देखा ना नहीं। उफ। सना रसा की नकल करते हुए बोली तो सैरिश हंसी। इरम फक मुस्कुराई, फिर उससे हया को देखा। वो अभी तक खामोश मगर गहरी नजरों से इरम को देख रही थी। इरम जरा जज्बस होकर दोबारा सना को देखने लगी। जिहान नहीं आया तुम्हारे साथ हया? सैरिश ने बात का रुख फेरा तो हया ने निगाहें उसकी तरफ फेरी, फिर हल्का सा नफी में सा हिलाया। नहीं। उसका लहजा सपाट था। अच्छा, तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ आएगा। मासूम सा सवाल था मगर उससे बहुत जोर से चुभा। सोनी ने बेचैनी से पहलू बदला। उसे यकीनन सैरिश का लहजा अच्छा नहीं लगा था। कहा था मगर ऐसा हो नहीं सका। उससे फक्त यही कहा। कोई सफाई नहीं, कोई दलील नहीं, कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं। अब तो किसी बात का दिल नहीं चाहता था। अच्छा। सैरिश ने जरा से शाने उचकाते हुए आगे होकर एक और स्ट्रॉबेरी उठाई। आया ने सुर्ख फलों से भरे प्याले को देखा। सुर्ख रसीला फल, सुर्ख जूते, बेसन के किनारे पे लगा खून का सुर्ख कतरा। उसका दिल भर आया था। वो एकदम उठी और तेजी से कमरे की तरफ गई। सबने चौंक कर उसे देखा था। नताशा उसी तरह बेनियाज सी मैगजीन के सफ़े पलट रही थी।